आज 13 जुलाई है ना, मंडे, और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज, है ना। ये समाचार पर विचार। दरअसल जो एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी और मेंटरशिप पहले हम लोग डिस्कस कर लेते थोड़ा, है ना, कि मेरा ये बिल्कुल मानना है कि अगर आप 8 से 10 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीना, 8 महीना में भी किया जा सकता है, आप प्रत्येक दिन 8 घंटा टाइम देते हैं एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन के लिए, रणनीति के तहत तैयारी करने के लिए, और तो आगे कोई भी एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी के पैटर्न से रिलेटेड है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जैसे कि कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ऐसे करीब साल भर में 25-30 तरह के एग्ज़ाम निकलते रहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ या कोई भी बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजर का पोस्ट हो गया, सीजीएल हो गया, उसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर लेवल के एग्ज़ाम निकलते रहते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम है, टीचर का एग्ज़ाम है, 12th लेवल में क्लैट का एग्ज़ाम है जो लॉ में एडमिशन का है, या एनडीए का एग्ज़ाम है, या फिर सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट होता है। ये सब एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका ग्राउंड वर्क तैयार है। अब डिपेंड करता है कि आपने उस 10 महीना में कितना टाइम दिया है, कितना मनोयोग से पढ़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर का दुकान भी देख रहे हैं, घर में खाना भी बना रहे हैं, तो शादी ब्याह भी मैनेज कर रहे हैं, लगन उगन में जा रहे हैं, पगड़ी में भी जा रहे हैं, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इसको हम नहीं पढ़ाई मानते हैं। पढ़ाई का मतलब है कि कछुआ जैसे अपने जो सर को या नेक को अंदर कर लेता है, सभी इंद्रिय की वृत्तियों से निग्रह कर लेता है, सेल्फ कंटेंटमेंट के प्रोसेस में आ जाता है, वैसे आप अंदर में छुप जाओ और आप एक मनोयोग से टाइम दो। इतना अगर आप कर लेते हो लाइफ में, या अगर आप 6ठे क्लास में हो तो आप बेसिक लेवल से ही करो जैसे पढ़ रहे हो, लेकिन स्ट्रैटेजी के तहत। अगर आप 11th-12th में हो तब भी आप नॉर्मल वे में 4-5 घंटा में भी काम चलेगा, करते चले जाते हो, तो यकीन मानो कि आपका ये 10 महीना का कोर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो, और आपने अच्छे से किया या नहीं किया इसका जांच भी आप ही कर लोगे। कैसे कर लोगे? क्योंकि हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट होता है। अगर आप ईमानदारी से टेस्ट देते हो, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो या सब्जेक्टिव टेस्ट हो, दोनों टेस्ट अगर आप ईमानदारी से देते हो और अपना इवेल्युएशन कर लेते हो, तो इवेल्युएशन का तरीका हम बताते हैं, उस तरीके से कर लेते हो, हमारे मॉडल आंसर हम देंगे, उसे इवेल्युएट कर लो, अपना उसी तरीके से कर लोगे, तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या 80% नंबर लाने लायक उस चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर वो आपने पढ़ा है सभी को 80%, तो आपका तैयारी हो गया है। ये अगर आपने कर लिया और 3-4 महीना के बाद आपको, 3-4 महीना की तैयारी के बाद ही आप जो है, जो मैं अभी न्यूज एनालिसिस करने जा रहा हूँ इसके साथ भी जोड़ते चले जाइएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब बेसिक चीज़ समझना होगा कि डोमेन कितने हैं। तो जैसे आप, हमारा मानना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी इज द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। सभी एग्जाम की माँ वहीं बैठी हुई है। तो आप माँ को पकड़िएगा, गाय के मान लिया बकरी के 5 बच्चे हैं, अब 5 बच्चों को अलग अलग पकड़ने जाइएगा, बोलिए घर ले जाते 5 बच्चों को, तो शायद आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन एक बकरी को खाली लेके आगे बढ़ते चले जाइए तो पीछे पीछे 5 बच्चे आते चले जाएंगे। तो एक अगर 10 महीना में आप यूपीएससी का कर लेते हैं तो सबका हो जाएगा। तो यूपीएससी के सिलेबस को समझना होगा किसी भी आदमी को, चाहे वो 6ठा क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम लेना, वो समझना पड़ेगा। क्योंकि वही एक एग्ज़ाम है जो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में इंडिया में होता है, जिसका सिलेबस भी बहुत विद्वतापूर्वक ढंग से बनाया जाता है। तो सिलेबस में क्या है? पहला एशिया पेपर, हम मेन इसकी तैयारी करते हैं। यूपीएससी पीटी को हम बाई प्रोडक्ट मानते हैं।
उसकी तैयारी को तैयारी मानते ही नहीं है। तैयारी किसकी करते हैं? मुख्य परीक्षा की। पीटी की परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग बड़े औंधे मुंह गिरते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, बहुत बेचारे परेशान हो जाते हैं। दुर्भाग्य उनका तब होता है जब पीटी निकल जाता है, फिर मेंस नहीं निकलता है, तो फिर एक साइकिल में फंस जाते हैं। तो अभागे हैं वो लोग जिनका पीटी तो निकल जाता है, इज्जत तो मिल जाती है, लेकिन मुख्य परीक्षा ही नहीं निकलता है। बोलेंगे कि हम 4 बार मेंस लिखे हैं, तो भाई क्या फायदा? 4 बार मेंस लिखे हो तो और भी ज्यादा बेवकूफ हो मतलब। बोलेंगे कि हम 2 बार इंटरव्यू दे दिए हैं। तैयारी करनी है मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा की तैयारी में अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तो इंटरव्यू में आपका कम नंबर लाके भी सिलेक्शन होता है। लोग क्या सोचते हैं, पीटी के बाद हम मेंस निकाल लिए इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू में आपको कम से कम 210 नंबर लाना पड़ेगा। 275 में कितना लाना पड़ेगा? 210। तब जाके आप लटक जाओगे। किसी तरीके से हो गया यूपीएससी में 210 नंबर नहीं आता है। 210 नंबर जो 3000 लोग अगर इंटरव्यू देते हैं तो 3000 में मात्र 10 लोगों का 210 से ऊपर नंबर होता है। 2990 का 210 नंबर से ऊपर नहीं हो सकता है। बात समझे? तो मतलब कि आप छट जाओगे 2-4 नंबर से, और हमेशा बोलोगे 2 नंबर से छट गए, 1 नंबर से छट गए, 5 नंबर से छट गए। ठीक है, आप अच्छे थे, मतलब कि आपको सही मेंटरिंग नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ पर सही मेंटरिंग के लिए हूँ। तो किसकी तैयारी करनी है? मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए में आप डोमेन देखिए। पहला है एशे पेपर। एशे में 2 तरह के आते हैं। तो एशे में 2 तरह के एशे नॉर्मली पूछे जाते हैं। एक हो जाता है जिसका बेस करंट अफेयर से ज़्यादा होता है, न्यूज एनालिसिस से ज़्यादा होता है, आपके सब्जेक्ट के बेस का ही होता है नॉर्मली, जो यूपीएससी में बाकी चीज़ जो पढ़ते हैं उसी से रिलेट होता है। और दूसरा आपका फिलोसफिकल और एथिक्स का होता है, वो भी यूपीएससी के सिलेबस में है। अब आप बोलिए कि हम बीपीएससी देने जा रहे हैं तो हम यूपीएससी क्यों पढ़ने जाए यूपीएससी वाला? तो बीपीएससी का एशे जो है वो भी वही है। वहाँ भी मान लिया कोई एक टॉपिक है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, पर आपको लिखना है बीपीएससी में, वो भी तो आपका फिलोसफिकल ही है, वो भी तो एथिकल एंड बिहेवियरल स्टडी पे ही है। तो बीपीएससी का भी एशे वही है। तो एशे लिखना तो आपको जानना ही पड़ेगा। आप बोलिए कि एशे हम हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में लिखे? आपकी भाषा है, आप कुछ में भी लिख सकते हैं। हम इंग्लिश इसलिए अच्छा करने की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में 5-6 महीना अगर ढंग से आप पढ़ लेते हो तो इंडिया के लेवल का इंग्लिश तो हो जाता है आपका। इंडिया के यूपीएससी लिखने के लेवल का इंग्लिश हो जाता है। 5 और 6 महीने का ही चक्कर है। और ज़िंदगी भर एक इंग्लिश नहीं जानने का एक अपराध बोध क्यों आप लीजिएगा अपने ज़िंदगी में? पूरे लाइफ लॉन्ग बोलिएगा नहीं हम लोग तो हिंदी मीडियम बिहार वाले लोग हैं, क्यों बोलने का? वाई शो हैंडीकैप्ड? आप इतने बड़े अपाहिज नहीं हो सकते। 5-6 महीने का टाइम एक्स्ट्रा लगता है, उसमें बेसिक लेवल इंग्लिश आपका हो गया, फिर तो यूपीएससी का भी इंग्लिश वही है, तो वो आप कर सकते हो। बहुत आसान काम है। हिंदी मीडियम में रहने से आपके बहुत सारे एग्जाम के तो रास्ते ही ब्लॉक हो जाते हैं। फिर आप एग्ज़ाम चूज करने लगते हो, नहीं नहीं स्टेट बैंक के लायक तो हम है ही नहीं, नहीं नहीं सीएपीएफ में तो हम जा ही नहीं सकते हैं, नहीं नहीं हम आईएएस के लायक तो है ही नहीं। अपने आप को एक अपराध बोध में और अपने आप को छोटा करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। बेटर है कि इंग्लिश को 5-6 महीना मेहनत करके अच्छा कर लीजिए। ये 3 महीना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो रही है, लेकिन 6ठे महीना में आपको पता लगा करे हम बाकी के बराबर में आ गए। तो ये हो जाता है, ये तो मैंने देखा हुआ। लेकिन लोग क्या करते हैं, 1-1.5 महीना पढ़े बाद में छोड़ दिए, बोले कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है। 3 महीना उनको इंग्लिश ग्रामर की भी यही बात है, मेरे साथ भी यही होता था कि हम बहुत ग्रामर में कमज़ोर होता करते थे। 3 महीना हम बोले कि हम रेन एंड मार्टिन को पढ़ ही जाएंगे पूरा, 1-1.5 महीना के बाद छोड़ देते थे। फिर इसको किसी आदमी ने बोला कि तुम ये सब काम मत करो, तुम 2 महीना करो, 2 महीना बाद देखना। 2 महीना खत्म हुआ कि 61वां दिन एकाएक पता नहीं मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गई। जब बौद्धि वृक्ष के नीचे नहीं एकाएक ज्ञान मिल गया, देखे कि हम सब ग्रामर सही करने लगे हैं। लोग हमसे ग्रामर पूछने आ रहे हैं। मतलब 1 महीना में हम कहीं नहीं थे, 1.5 महीना तक भी कहीं नहीं थे, लेकिन 15 दिन और कर लिए
जैसे कंपोजिशन में आया तो ग्रामर मेरा ठीक हो गया। सेम थिंग अप्लाइज विथ इंग्लिश। 3 महीना तक तो लगेगा कि कुछ हमारा हुआ ही नहीं है। 3 महीना के बाद आपको लगेगा कि अरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और 6 महीना होते होते आपकी इंग्लिश कॉन्वेंट एजुकेटेड लोगों की इंग्लिश के बराबर हो जाएगी। और फिर आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश अपने आप अच्छी हो जाएगी। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप एक स्ट्रैटेजी में ऐसे पेपर इंग्लिश में भी लिखते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट प्रोवाइडेड कि 5 महीना पहले आप सोच लेते। 10 महीना से पहले 5 महीना और लगेगा आपको, यही लगेगा तो 15 महीना हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आएंगे हम ऐसे पेपर 2 तरह के हो गए। फिर हो गया आपका जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड इंडियन सोसाइटी है। हिस्ट्री आपको 1 महीना में पूरा खत्म हो जाता है। ज्योग्राफी भी 1 महीना में पूरा खत्म हो जाता है, 2 महीना। पॉलिटी 1 महीना में खत्म हो सकता है, हो जाता है। उसके बाद बचा क्या? अब बच गया आपका इकोनॉमी, वो 20 दिन का कोर्स है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट 20 दिन का है। जनरल साइंस करीब करीब 40 दिन का है। और टेक्नोलॉजी 10 दिन। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका जीएस पेपर पार्ट क्लियर हो जाता है। अब हुआ कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश आपकी अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन 10 दिन का काम है। रीजनिंग 1 महीने के काम है। मैथ 2 महीने का काम है। आपका काम खत्म। ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद करना क्या है कि जब हर दिन आपको जोड़ना है न्यूज एनालिसिस के साथ, व्यूज ऑन न्यूज, न्यूज एनालिसिस के साथ अपने आप को जोड़ लेना है। यही है जो हम अभी करने जा रहे हैं। जैसे आज का न्यूज हम क्या ले रहे हैं, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में बताया गया कि फिर से जो है ये यूक्रेन के का जो रशिया यूक्रेन वार जो है वो आपका फिर से जो है अटैक हुआ है। रशिया ने अटैक किया है और 15-20 लोग मारे गए हैं। रेगुलर पिछला बहुत सालों से चलता चला आ रहा है, 2022 से ही चलता चला आ रहा है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और यूक्रेन का जो हम लोग यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तो यूक्रेन, क्रीमिया ये सब देश बने हैं। तो इसको हम लोग डिटेलिंग आज करने वाले हैं। इसके कॉज क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर। कॉज है नाटो का एक्सपेंशन। नाटो, यूक्रेन चाहता है कि नाटो के साथ हम अलाइन हो जाए। क्रीमिया एनेक्सेशन, जो क्रीमिया पर अटैक हुआ था, इसके बारे में। डॉनबास का कन्फ्लिक्ट है और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी की हम बात करेंगे। यूक्रेन का क्या इम्पोर्टेंस है ये हम बात करने जा रहे हैं। स्ट्रेटजिक लोकेशन क्या है, मैप वर्क करना होगा ब्लैक सी के साथ। एग्रीकल्चर, यूक्रेन को कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, मतलब वहाँ पर गेहूँ, मक्का, सनफ्लावर ऑयल, ये सब का काफ़ी बड़ा ये है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है ये हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अफगानिस्तान। इंडिया तालिबान अफगानिस्तान का रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको अफगानिस्तान को स्ट्रैटेजिक समझने जा रहे हैं। इसके हिस्टोरिकल टाइज को भी देखने जा रहे हैं। अफगानिस्तान को हम आज स्ट्रैटेजिक फोकस पॉइंट में रखे हैं। कल हम जब अफगानिस्तान पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पाकिस्तान को भी थोड़ा पढ़ेंगे। क्लियर है? और पाकिस्तान जब पढ़ लेंगे तब उसके साथ साथ हम जोड़ेंगे अपने आप को जम्मू एंड कश्मीर भी पढ़ेंगे। फिर हम बांग्लादेश पढ़ेंगे तो वेस्ट बंगाल भी पढ़ लेंगे। फिर हम बर्मा पढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पढ़ लेंगे। तिब्बत पढ़ेंगे तो हम उत्तरांचल भी पढ़ लेंगे। चाइना पढ़ेंगे तो हम अपने नेबरिंग स्टेट्स को पढ़ेंगे। मतलब कि हम अपना नेबरिंग स्टेट्स और अपने इंडिया को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ सबसे भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो क्वेश्चंस अदरवाइज भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं। आपका बेस बना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम अभी बात करें अफगानिस्तान को और आपको मैप ही क्लियर नहीं है कि अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान कहाँ है वो पता ही नहीं हो मान लिया, तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको ये वर्क साथ साथ करते रहना पड़ेगा। फिर हम लोग आज बात करेंगे अभी E20 के बारे में। E20 मतलब इथेनॉल। अभी क्या हो रहा है, गाड़ी में 20% इथेनॉल मिलाने की बात हो रही है। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा गाड़ी पर, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पर।
सरकार पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं कर रही है जब इथेनॉल सस्ता मिल रहा है? ये सब टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ फैसिलिटी है, 4-5 फैसिलिटी जिसके बारे में हम आज न्यूज में आ रहे हैं लगातार, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मोहम्मद हसन अखुंद के बारे में, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, व्लादिमीर पुतिन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, और फ्रेडरिक मेर्ज जर्मनी के चांसलर, इनके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा न्यूज का एनालिसिस है। ठीक, तो हम लोग न्यूज एनालिसिस की ओर बढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक क्या था? रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन, पहला काम क्या करना होगा? यूक्रेन का मैप बनाना होगा। जब मैप बनाएंगे तो उसके बगल के कंट्रीज का भी मैप बनेगा। जो मैप वर्क यहाँ पर दिया हुआ है, ये सभी जो है आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम में भी हम अभी डाल देंगे। ठीक है ना? ताकि टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। हमारा काम क्या है? बुक रीडिंग, पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूक्रेन बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। 1991 में रशिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और एक कंट्री बने। रशिया एंड यूक्रेन आर बोथ रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर। यूक्रेन पजेज मेजर इंडस्ट्रीज। यूक्रेन थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया था, वहाँ पर इंडस्ट्री भी था, फार्मलैंड भी वहाँ का बहुत फर्टाइल है, और ब्लैक सी से इसका एक्सेस भी है। मतलब रशिया का सबसे धनी पार्ट यूक्रेन था। रशिया हैज ऑलवेज कंसिडर्ड यूक्रेन ए पार्ट ऑफ इट्स ट्रेडिशनल स्फीयर। रशिया और यूक्रेन ने अपना ट्रीटी कर लिया, बोला कि भाई कभी भी भूल के नाटो के साथ मत जाना। नाटो मतलब अमेरिका एंड इट्स एलाइज, कि आप उधर से मत जुड़ना, हमारे साथ ही रहो, हम लोग मिल के ही रहेंगे। अलग देश बना दिए, अलग सिस्टम हो गया गवर्नमेंट का, लेकिन एक साथ रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? यूक्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। यूक्रेन अगर यूरोप में है, यूरोप मतलब कहाँ होता है? अरल सी, क्या माप देना? अरल सी और यूरल माउंटेन्स। तो ये दो चीज़ को आप मैप देख लीजिएगा तो इसके वेस्ट साइड में यूरोप हो जाता है। तो ये गेटवे बिटवीन यूरोप एंड रशिया। रशिया के ज़्यादातर जो रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स जाने हैं, मान लिया जर्मनी में या किसी भी कंट्री में, तो अंदर से पाइपलाइन गया हुआ है, यूक्रेन के थ्रू ही गया है। सभी पाइपलाइन के ऊपर कौन बैठा है? यूक्रेन। रशिया का बॉर्डर भी है, तो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंपॉर्टेंस का वो देश है। यूक्रेन को कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, पाव रोटी का टुकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर व्हीट है, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल, तेल, बार्ली, और इससे बहुत बड़ा अगर जो वार हुआ है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। ब्लैक सी है, ब्लैक सी का मैप देख लीजिएगा, देख ही रहे हैं। यूक्रेन पजेज मेजर पोर्ट्स, कौन कौन सा पोर्ट है यूक्रेन का? ओडेशा। कौन सा पोर्ट है? ओडेशा, देख लेना होगा, क्योंकि यही सब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। माइकोलैव, ब्लैक सी कनेक्ट्स यूरोप टू मेडिटेरेनियन, स्वेज कनाल, इंडियन ओशन। ब्लैक सी मेडिटेरेनियन से, स्वेज कनाल से, और आपको इंडियन ओशन से कनेक्ट हो जाता है उस रास्ते से। देखिए आपको बता रहे हैं कि यूपीएससी का जब पीटी एग्जाम देने जाइएगा तो 60% क्वेश्चन स्टैटिक से आएगा, जो मैं 10 महीने कोर्स की बात कर रहे हैं। 40% क्वेश्चन इधर से ही आता है, जिसको डायनेमिक कहते हैं। डायनेमिक क्या है? न्यूज एनालिसिस, जिसको हमारे लैंग्वेज में कहते हैं व्यूज ऑन न्यूज, समाचार पर विचार, वही हम कर रहे हैं। मेन रीजन क्या है लड़ाई का? कुछ मैप वर्क में समझाया हुआ है, मैप को बड़ा करके देख लीजिएगा कि कोल्ड वार मेनी फॉर्मर सोवियत कंट्री ज्वाइंड नाटो, यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। आप नाटो क्यों ज्वाइन करोगे? एग्जाम्पल्स, पोलैंड ज्वाइन कर लिया, लातविया ज्वाइन किया, देख लीजिएगा। जब भी बात करें आपके दिमाग में मैप याद होना चाहिए। ज्योग्राफी जब हम पढ़ाएंगे या पढ़ाए हैं तो वहाँ पर मैप में तो मास्टर होना पड़ेगा। मैप मतलब सीधे पेंसिल लीजिए, झट से लिखाइए, तो उसके चारों बगल के कंट्री के नाम लिख डालिए, इंपॉर्टेंट टाउन का नाम लिख डालिए। लिथुआनिया है, इस्टोनिया है, रोमानिया है,
ये कंट्री है वहाँ पर। रशिया बिलीव्स नाटो इज स्लोली सराउंडिंग रशिया। रशिया को लगता है कि नाटो जो है अमेरिका उसके इर्द गिर्द कब्जा करते जा रहा है। यूक्रेन ऑल्सो वांटेड नाटो मेंबरशिप। यूक्रेन बोलता हम नाटो के मेंबर बनेंगे। रशिया बोलता भाई इससे तो हमको सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, तुम तो अमेरिका के लॉबी में चले जाओगे। क्या हुआ, 2014 की बात है, रशिया ने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया। क्रीमिया पर, वो भी रशिया से निकला हुआ जगह है। क्रीमिया में जो है रशिया का एक ब्लैक सी फ्लीट है, नेवल बेस भी है और स्ट्रेटजिक पोर्ट्स है। तो मोस्ट कंट्रीज स्टिल लीगली रिकॉग्नाइज क्रीमिया एज ए पार्ट ऑफ यूक्रेन। ज्यादातर देश ये मानता है कि क्रीमिया पर रशिया को अटैक नहीं करना चाहिए था। क्रीमिया पर क्यों अटैक किया? क्योंकि उसको ब्लैक सी में एंट्री चाहिए थी। ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादातर कंट्री बोला कि भाई ये तो गलत है, आप क्रीमिया पर क्यों अटैक करोगे, यूक्रेन का पार्ट है वर्चुअली। मैप भी देखोगे आप तो आपको दिखेगा क्रीमिया इज ए पार्ट ऑफ यूक्रेन ओनली। डोनबास रीजन, डोनबास में एक है डोनेस्क और दूसरा है लुहांस्क। यहाँ पर रशियन स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं। रशिया सपोर्ट, और ये डोनेस्क और लुहांस्क में जो लोग रहते हैं रशिया बोलने वाले, रशियन बोलने वाले, रशिया उन लोगों को बोलता है कि भाई तुम हमारे साइड में रहो, तुम यूक्रेन में हो लेकिन किसके साथ सपोर्ट करोगे? मुझे सपोर्ट करोगे। क्लियर है कि नहीं? जैसे यहाँ भी एक प्रॉब्लम था श्रीलंका में, जो तमिल स्पीकिंग है, इंडिया बोलती थी तमिल स्पीकिंग को कि तुम हमारे साइड में रहो, तुम अपने तरीके से वहाँ पर श्रीलंका में सरकार बनाओ ताकि हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा, तुम हमारे लैंग्वेज बोलने वाले हो। होता है ऐसा। तो यूक्रेन कोई पसंद नहीं कि भाई डोनेस्क और लुहांस्क में जो लोग रशियन बोलते हैं लेकिन है तो हमारे नागरिक। तो ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया 2014 में ही क्रीमिया एनेक्सेशन के साथ ही। जब आप इस तरीके से बच्चों की तरह समझे रहोगे कहानी को तो आपको एग्जाम में लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। सही बात है। रशिया प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, आर्ग्यूज रशिया एंड यूक्रेन आर वन पीपल। बोलता है कि रशिया और यूक्रेन तो हम ही लोग एक ही हैं, यूक्रेन हमारा ही है, हिस्टोरिकली हमारा ही पार्ट है। यूक्रेन बोलता है कि हम इसको व्यू को रिजेक्ट करते हैं, हमारा अपना नेशनल आइडेंटिटी है, ये हमारा आपसी मामला नहीं है, ये हम अलग हैं। रशिया ने 2022 में इन्वेड क्यों किया, आक्रमण किया क्यों? तो रशिया हैव गिव सेवरल रीजन्स। क्या क्या रीजन रशिया ने बोला? रशिया ने रीजन बोला कि स्टॉप नाटो एक्सपेंशन, हम नाटो का एक्सपेंशन रोकना चाहते हैं कि नाटो का एक्सपेंशन आप करोगे उसके साथ हम नहीं रहेंगे। प्रोटेक्ट रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन, कि हम रशिया का लुहांस्क में डोनेस्क में जो लोग हैं उनको हम पॉपुलेट। डिमिलिटराइज यूक्रेन, यूक्रेन में जो बाहरी लोग आए हुए हैं बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा उनको हटाओ। डीनाजीफाई यूक्रेन, मतलब कि उनका कहना है कि एक क्लेम वाइडली रिजेक्टेड बाय यूक्रेन मेनी अदर, कि हम आप लोग एक नाजिफिकेशन कर रहे हो कि नाटो वाले लोग आ जा रहे हैं, जर्मनी के लोग आ जा रहे हैं, हमें सब नहीं चाहिए। रशिया बोल रहा है। यूक्रेन बोला ऐसा है ही नहीं, बोला हम तो इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन है, हम जो चाहे सो करे। रशिया जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, यहीं से लड़ाई हो रहा है। हाउ द वार बीन फॉट, रशिया ने चाहा कि तुरंत हम अटैक करें और तुरंत जो है पूरा यूक्रेन को अपने अंदर में कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पावर है। लेकिन यूक्रेन के लोग जो है आगे सड़कों पर, अब ये ट्रेंच खोद दिए, ड्रोन का वारफेयर शुरू हो गया, मिसाइल वारफेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गया, लेकिन लोग वहाँ के साइबर वारफेयर हो गया, लेकिन लोग वहाँ के घुटने नहीं टेक रहे हैं। ये जो न्यू फीचर्स है मॉडर्न वारफेयर का, उसमें क्या क्या है भाई? तो ये ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, इंटेलिजेंस है, सब हो गया। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, यूएसए बोल रहा है कि हम यूक्रेन को मिलिट्री एड देंगे। क्या देंगे?
मिलिट्री एड देंगे, इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे, फिनेंशियल सपोर्ट देंगे। यूरोपियन यूनियन भी आ गया कि हम भी जो है रशिया के विरुद्ध में इकोनॉमिक सैंक्शन कर देंगे। रिफ्यूजी अगर यूक्रेन का कोई आता है तो इसको हम असिस्टेंस दे देंगे, वेपन का सपोर्ट दे देंगे। नाटो बोल रहा है कि हम जो है सो ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन के अगल बगल के कंट्री में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा फौज को डिप्लॉय कर देंगे, हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। चाइना बोलता कि नहीं भाई हम तो रशिया के साथ हैं। चाइना क्या बोलता है? रशिया के साथ है। इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया रशिया का डायरेक्ट शिकायत भी नहीं कर रहा है, पीस एंड डायलॉग की बात कर रहा है। और हम लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं, जबकि यूएसए या नाटो सभी लोग बोल रहा है कि आप तेल मत खरीदो, रशिया से तेल खरीदोगे तो इसको पैसे मिले, डॉलर मिलेंगे। हम रशिया से भी रिलेशन रखे हुए हैं, यूक्रेन से भी रिलेशन रखे हुए हैं, और हम यूक्रेन को मदद भी कर रहे हैं। क्यों मदद कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन में काफ़ी सारे मेडिकल स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं, हमारा इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर, तो हम उसके पढ़ते हैं। तो इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे? रशिया बिकेम वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, सप्लाई डिस्ट्रप्शन फर्टिलाइजर्स का, डिफेंस हम रशिया से काफ़ी सारा सामान खरीदे हुए हैं, फूड इन्फ्लेशन तेल से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो रहा है? हायर ऑयल प्राइसेज, हायर गैस प्राइसेज, फूड इन्फ्लेशन, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, रिफ्यूजी क्राइसिस, ये टॉपिक देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लॉ इशूज, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यूएन चार्टर, यूज ऑफ फोर्स। वाई इज ब्लैक सी इम्पोर्टेंट? ब्लैक सी क्योंकि इसी के द्वारा यूक्रेन से मक्का, गेहूं ये सब जाता है। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। पिछले एग्जाम में बीपीएससी में भी क्वेश्चन था एक, और यूपीएससी में भी क्वेश्चन था इससे, ठीक है ना। दोनों एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। रूस और यूरोप का जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, उससे जो है वैश्विक स्तर का जो भूभौगोलिक स्थिति है वो प्रभावित हो रही है। इसका क्या कारण है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या इम्प्लीकेशन है, ये आप पढ़ें। तो अभी हमें लगता है कि इतना सुनने के बाद आप इस क्वेश्चन को आंसर लिख सकते हो, लेकिन जब भी आंसर लिखें बहुत ज़रूरी है कि इसमें कम से कम 3 मैप तो बनना ही चाहिए। बात समझे कि नहीं? अगर आपके आंसर के बीपीएससी में या यूपीएससी में मैप नहीं बनाते हैं आप, तो आपको नंबर कम मिलेगा, आपका चांस बहुत कम है नंबर मिलने का, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हमें लगता है। चलिए अब हम लोग अफगानिस्तान पे आ रहे हैं। कहाँ रहे हैं? अफगानिस्तान। तालिबान डेलीगेशन ऑन मिशन टू बूस्ट एग्रीकल्चरल टाइज विथ इंडिया, ये आपका न्यूज में आया है। आज का न्यूज में है, फर्स्ट पेज पर न्यूज है कि तालिबान से डेलीगेशन, तालिबान मतलब अफगानिस्तान में किसकी सरकार है? तालिबान की। तालिबान मतलब थोड़ा सा इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं तालिबान का। हालांकि तालिब वर्ड का अर्थ होता है पढ़ने वाले, शिक्षा, विद्यार्थी, लेकिन मदरसा में रह के जो लोग पढ़े उन लोगों की बात है। ये लोग इस्लामिक थोड़ा रिफॉर्मेशन की बात सोचते हैं, लेकिन इस्लामिक लॉज के आधार पर चलते हैं। तो ऑन मिशन टू बूस्ट एग्रीकल्चरल टाइज विथ इंडिया, भारत के साथ एग्रीकल्चर का टाइज करना चाहता है अफगानिस्तान। अच्छी बात है। तालिबान गवर्नमेंट हैज सेंट ए डेलीगेशन टू इंडिया, ताकि हम एग्रीकल्चर पर हम बात करें, ट्रेड की बात करें, इरिगेशन की बात करें, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगे, हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कुछ टेक्नोलॉजी हमको आप भेजिए। देखो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा रिलेशन होना स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान किसका क्लोज नेबर है? पाकिस्तान का। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन जब बढ़िया होगा तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है हमको इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को न्यूट्रलाइज करने में लगेगा, ये तो फ़ायदा तो है ही। और एट द सेम टाइम इंडिया हैज स्टिल नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान गवर्नमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग रशिया में जो तालिबानी लोगों ने सरकार बनाया है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो इंडिया का पॉलिसी जो है इंगेजमेंट विदाउट ए फॉर्मल रिकॉग्निशन, ये टॉपिक आएगा कि हम इंगेज तो करना चाहते हैं, बात तो करेंगे, लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा पहचानते भी नहीं हैं।
ठीक है ना। बैकग्राउंड क्या है, ये आपका मैप है। मैप वर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिफोर 2021 इंडिया अफगानिस्तान हैड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट सपोर्टेड बाई, वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट था 2021 के पहले, ठीक है ना। इंडिया था उसमें, यूएसए, नाटो सब उसको रिकॉग्नाइज करता था। इंडिया इन्वेस्टेड नियरली $3 बिलियन इन अफगानिस्तान, और 2021 के पहले इंडिया ने अफगानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि वहाँ चुनी हुई सरकार थी। क्या किया हमने, वहाँ के पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाया, हमने पैसा दिया दोस्ती के लिए। सलमा डैम बनाया, सलमा डैम का लोकेशन देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ रोड्स बनाए, कुछ स्कूल्स बनाए, कुछ हॉस्पिटल बनाए, कुछ ट्रांसमिशन लाइन्स भी बनाए, और बहुत बढ़िया हमारा रिलेशन अफगानिस्तान से 2021 तक चल रहा था। अब अगस्त 2021 में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ से अपना फौज बाहर कर लिया, क्योंकि पता है ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए जो फौज भेजा था अमेरिका, वो फौज को हटा दिया, और तालिबान ने तुरंत काबुल को कैप्चर किया, और काबुल का कैप्चर मतलब अफगानिस्तान का कैप्चर। और जो चुनी हुई सरकार थी, जिसको यूएसए भी सपोर्ट कर रहा था, इंडिया भी उसके साथ दोस्ती कर रहा था, वो ख़त्म हो गया। और तालिबान उसके बाद जो है डी फैक्टो रूलर ऑफ अफगानिस्तान हो गया। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज द तालिबान, हम लोग इसको नहीं माने। वाई हैज इंडिया नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान, देयर आर सेवरल रीजन्स, कि भाई तालिबान जो है सीवियर रिस्ट्रिक्शंस कर दिया है महिलाओं पर, इस्लामिक फंडामेंटल शरिया का लॉ, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। टेररिज्म के आधार पे हम देखते हैं कि बहुत सारे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक बेस मिल जा रहा है अफगानिस्तान में। वहाँ का टेरेन बड़ा पहाड़ी अजीब तरीके का है, उसमें लोग छुप जाएंगे। लश्कर तौबा, जैश मोहम्मद, ISI, खुरासन, ये सब जो है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वहाँ से होने के बहुत चांसेज है। इंटरनेशनल कॉन्सेंसस, मोस्ट कंट्रीज हैव नॉट ग्रांटेड फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन, बहुत सारे कंट्री उसका डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं मानता है। तो दैट देन वाई इज इंडिया एंगेजिंग विद तालिबान। लेकिन अब इसके बाद भी इंडिया अभी तालिबान से बात क्यों करेगा? तो यहाँ रियलिज्म की बात है कि वास्तविकता देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया अफगानिस्तान को इग्नोर तो नहीं कर सकता। 2021 के बाद तो क्या आ गया, अभी 2026, 4 साल तो हो गए, तालिबानी तो वहाँ है ही। तो हमको रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, उनको बातचीत करेंगे तभी तो हम उनको थोड़ा सा कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो इंडिया एंगेजेस तालिबान ऑफिशियल ऑन प्रैक्टिकल मैटर्स। वाई एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है अफगानिस्तान का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। अफगानिस्तान में ज़्यादातर इकोनॉमी किस पर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर पर। इंडिया ये सब चीज़ करके जो हमने देखा वो हेल्प कर सकता है। अफगानिस्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी रास्ते से सेंट्रल एशिया में हम पहुंच सकते हैं। अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान ने तीनों को जोड़ता है, वो देख लीजिएगा आपको। तो काउंटरिंग पाकिस्तान जो हमने बात भी किया। एक छाबार पोर्ट है जो कल हम लोग बात कर रहे थे ईरान के साथ रिलेशन में। छाबार पोर्ट का लोकेशन आप देखे होंगे। छाबार पोर्ट से अफगानिस्तान सीधा जुड़ जाता है ईरान के रास्ते से। तो सिक्योरिटी, इंडिया का करंट पॉलिसी कि भाई हम रिकॉग्नाइज तो नहीं करेंगे लेकिन हमने आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के रखेंगे। तो ये जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन कुछ आ सकता है या ट्रू फॉल्स में, और मेन क्या क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया हैज अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन। हम इंगेज रहेंगे, बातचीत तो करेंगे लेकिन पहचानेंगे नहीं। टुवार्ड्स तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफगानिस्तान, इसका रैशनल हमके साथ डिस्कस करो। तो आपको लिखना होगा। यूपीएससी या बीपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि करना तैयारी किसकी करनी है? मुख्य परीक्षा की। आपको डेली जो है कम से कम 100 वर्ड 50 वर्ड में मेंस के आंसर लिखने ही है। धीरे धीरे उसको बढ़ा के 200 वर्ड पे ले जाना है, 250 वर्ड पे ले जाना है, लिखना ही होगा।
अगर नहीं लिखेंगे तो बड़े दुर्भाग्य वाले आपके होंगे, आपका किस्मत ही खराब होगा कि पीटी तो निकल गया, मुख्य परीक्षा ना निकला। फिर एक साइकिल में आप फंसने वाले हैं, और उस साइकिल के बाद रास्ता, बहुत सारे बच्चे कांके के पागल खाने में बैठे हुए हैं, जो कि बेचारे पीटी निकाले हुए हैं और मुख्य परीक्षा में फेल किए हैं, और बहुत दवाएं उनको लग रही है। काफ़ी सारे हैं डिप्रेशन वाले स्टूडेंट, बहुत सारे हैं ऐसे, जो कि यूपीएससी बड़े ख्वाब, लाल बत्ती, बड़े बंगला का ख्वाब देख के पीटी निकलता था, घर वाले उछलने कूदने लगते थे। कुछ दिन तक तो मेंस निकल गया, झूठ बोलते थे, इंटरव्यू में बैठे ना बैठे, बाद में नहीं हुआ, तब तक में इज्जत कमा ली है, बाद में फिर गंवा लिए। तो ये डिप्रेशन का साइकिल में फंस गए हैं। तो आप इस साइकिल में नहीं फंसिएगा। आप क्या कीजिएगा, मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखिएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन को हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। हिस्ट्री से जोड़ लीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या अफगानिस्तान का जिक्र है, तो बिल्कुल है। इंडस वैली ट्रेड लिंक, जो कि आज के दिन में अफगानिस्तान का रीजन है। लापिस लाजौली, जो ब्लू कलर का पत्थर जो जेवर में यूज होता था, यहीं से लाते थे। कुछ प्रेशियस स्टोन्स हम वहीं से लेते थे। मेटल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। बाद में ऋग वैदिक पीरियड में देखते हैं कि ऋग वेदा रेफर्स टू रिवर्स एंड ट्राइब्स, जो मेनली अफगानिस्तान में, काबुल रिवर, हिंदू कुश माउंटेन्स। वेद का बहुत सारी ऋचाएं अफगानिस्तान में ही रची गई हैं। गंधार महाजनपद में जब आते हैं तो गंधार की बात करते हैं। तो गंधार जो है वो, उसमें तक्षशिला, पुष्कलावती और कालांधर, जो गंधार कहते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिविलाइजेशन का इंटर मिक्सचर हुआ है। अब बोलिएगा कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ देगा कि नालंदा का क्या रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, पर इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ दिया बीपीएससी का मेंबर ने, तो आपको क्या बोलना हो कि तक्षशिला, जहाँ की कौटिल्य चाणक्य ने एजुकेशन लिया, और माना जाता है कि जो जीवक है, जो वैद्य हैं राजगृह के, उनका भी एजुकेशन वहीं हुआ है। अब बहुत सारे प्रिंसेज एंड राजाओं का एजुकेशन वहीं हुआ था, बहुत सारे उन राज्यों के अमात्य का एजुकेशन वहीं हुआ था। और वो एक ऐसा जगह था जहाँ चाइना का कल्चर, पर्शिया का कल्चर, सेंट्रल एशिया का कल्चर, ये सब वहाँ पर, ईरान का कल्चर, सब जाके मिक्स होता था। और वो एडवांस कल्चर आया आपको नालंदा राजगृह में, और जिस कारण कि हमारे यहाँ का ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान का। क्या सही आंसर होगा कि नहीं होगा? अगर आप वैसे ही रटा रटाया पढ़ेंगे, न्यूज एनालिसिस नहीं करेंगे, व्यूज न्यूज नहीं करेंगे, तो शायद ये पे आंसर देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ठीक है ना? रीजन प्रोड्यूस द सेम फेमस गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। बुद्धिस्ट थीम्स वहाँ पर है, ग्रीक आर्टिस्टिक स्टाइल्स वहीं मिक्स हुआ, ग्रीक, बुद्धिज्म, चाइना, सब वहाँ हुआ। तो बुद्धा का जो पहला ह्यूमन लाइक इमेज है, पहली बार जो बुद्धा ने क्या बोला था कि हमारा कभी मूर्ति नहीं बनाना, लेकिन बुद्धा का इमेज बना, कहाँ बना? उसी रूट पे बना, क्योंकि सिल्क का ट्रेड चाइना को उसी रास्ते से होता था। पर्शियन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस। 6th century BC अफगानिस्तान became part of the Achaemenid Persian Empire। 6th century बिफोर क्राइस्ट, बुद्धा के टाइम में किसका एम्पायर है? पर्शिया का। डॉरियस, ये हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में। 326 BC अलेक्जेंडर द ग्रेट क्रॉस्ड अफगानिस्तान बिफोर एंटरिंग इंडिया। यहाँ भी कल्चरल एक्सचेंज है फिलॉसफी का। मौर्यन एम्पायर जो हम बात किए थे, अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, ये सब जो है, अशोका, बुद्धिज्म वहाँ प्रमोट किया। तो बुद्धिज्म बहुत बड़ा स्रोत था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट के बहुत सारी मूर्तियाँ थी, आज नहीं इस्लामिक हो गया है। वहाँ किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था? जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू अफगानिस्तान, इसमें बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा था, है ना? ये देखिए यहाँ पर बामियान, तालिबानियों ने इस बुद्धा के मूर्ति के इस सर को, इसको हटा दिया, दिख रहा है यहाँ पर आपको, सर को हटा दिया। यहाँ जो स्क्रिप्ट वहाँ मिला है, बाल्ख एक प्रदेश है जहाँ भी आपको है, हद्दा में है,
तो बामियान बुद्धा केव्ड इनटू क्लिफ बिटवीन 3rd and 6th सेंचुरी ही, एक क्लिफ बनाया पहले और उसके अंदर में बुद्धा की मूर्ति को उकेरा लोगों ने। तो कल्चरल कनेक्शन था इंडिया अफगानिस्तान का, बहुत सारे मॉन्क्स आते जाते थे। कुषाण एम्पायर आया, कुषाण एम्पायर अंडर एम्परर कनिष्का, नॉर्दर्न इंडिया, मच ऑफ अफगानिस्तान, सेंट्रल इंडिया, इसने एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म में काम किया। मिनांदो पन्हो की हम बात करेंगे, हिस्ट्री में करते ही हैं, जो आप पढ़ेंगे वहाँ से आपको जोड़ना पड़ेगा। इस्लामिक पीरियड में हम देखते हैं कि गजनी और गोरी, याद रख लीजिएगा गजनी कब आया और गोरी कब आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। तो ये इन्वेजन, मुगल का कनेक्शन है कि काबुल, बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। बाबर बोला क्या, हमारे मरने के बाद हमें कहाँ दफनाना है, काबुल में दफनाना है, तो मरा दिल्ली में, दफनाया गया काबुल में। तो दिल्ली सेंट्रल एशिया, इनका रिलेशन है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश जो है अफगानिस्तान हमेशा ब्रिटिश चाहता था कि इसको हम कैप्चर करें और न भी करें, करें इसलिए कि कंट्रोल में आएगा, न करें ताकि बफर स्टेट बनेगा, रशिया उस रास्ते से आएगा नहीं। इसलिए इंडिया एंड अफगानिस्तान, सोवियत इन्वेजन जब हुआ 1979 में, अफगानिस्तान पर सोवियत ने इन्वेड किया। क्यों इन्वेड किया? क्योंकि यूएसए अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। सोवियत बोला हम अपनी आर्मी भेज देंगे, सिविल वार हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अभी तो तालिबान इरा शुरू हो गया, ये पहली बार तो 1996 में आया तालिबानी, और बाद में 2021 की हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है ना। कुछ मेजर प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में बनाए हम लोगों ने, वो पार्लियामेंट बिल्डिंग वगैरह उसकी बात कर रहे थे, वो आपका फोटोग्राफ यहाँ दिया हुआ है। तो ये आपका ब्रीफिंग किया हुआ है अफगानिस्तान के बारे में। तो हमें लगता है कि अफगानिस्तान के बारे में न्यूज इन फोकस से आप मैप भी देख लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। ज़्यादा मन करे और पढ़ने का तो कहाँ चले जाइएगा, विकीपीडिया पे चले जाइएगा। विकीपीडिया पे आपको कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, हालांकि इतना से आपका एक ओवरव्यू तैयार हो जाता है। अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इथेनॉल 20। क्या टॉपिक है? इथेनॉल 20, जो अभी काफ़ी इंडिया का बर्निंग टॉपिक है कि पेट्रोल में इथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है, यही कहानी है। तो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। मैं किसी से बात कर रहा था तो एक आदमी ने बताया कि साहब आपकी कौन सी गाड़ी है? हम बोले कि मेरे पास इनोवा क्रिस्टा है, वो पेट्रोल गाड़ी है, और एक तो स्कॉर्पियो जो कि हमारा डीजल गाड़ी है। तो डीजल तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, पेट्रोल गाड़ी जो है हम बोले उसमें इथेनॉल 20 मिलाने से कोई दिक्कत तो नहीं? बोला कि अगर V6 इंजन है तो दिक्कत नहीं होगा। V6 इंजन मतलब एडवांस्ड इंजन, तो इसमें तो V6 इंजन है, लेकिन बाकी गाड़ियां जिनमें V6 इंजन नहीं है उसमें जो है दिक्कत होने वाली है। सही बात है। तो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल मेज कोई भी अनाज से बनाया जा सकता है, एक तरह का ये अल्कोहल है, शराब है। तो अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है जो कि जलता है। आप शराब भी लेके अगर आप डाल दोगे आग में तो आग भभक जाता है, नहीं? तो ये तो इसमें क्या है, शुगर केन जूस से बनाया जाता है। मोलासिस क्या होता है? शुगर केन जब बनता है तो ऊपर का जो झाग है उसको किनारे में रखते चले जाते हैं, वो बन जाता है मोलासिस। कुछ फूड ग्रेन बच गया, मक्का उक्का, वो सड़ जाएगा, उससे भी बन जाएगा। इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दिया अपने टारगेट से पहले। अब E20 एक स्टैंडर्ड फ्यूल हो गया है, तेल में मिल के आ रहा है। इंडिया अब E20 क्यों जल्दी टारगेट से पहले ही पूरा कर रहा है? क्योंकि आपको पता ही है, कल हम लोग क्या पढ़े थे, ईरान और इजराइल वार। इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी क्राइसिस, पेट्रोल का क्राइसिस। तो हमको रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, और अमेरिका हमेशा बोलता है कि आप रशिया से तेल काहे खरीदते हो भाई, वाई डू यू परचेज फ्रॉम रशिया। तो इसलिए हमको क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का हमारा बर्डन कम होगा। एनर्जी सिक्योरिटी, इससे क्या होगा, किसान का मक्का ज़्यादा बिकेगा। तो किसान को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मर के इनकम को डबल करो, तो सपोर्ट फार्मर्स। इससे क्या होगा,
रिड्यूस इमिशंस। मक्का अगर ज़्यादा उगेगा तो मक्का का पत्ता का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। क्यों होता है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेगा। यही ना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेगा। तो ज़्यादा लोग मक्का उपजाएंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर होगा, तो एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा तो कार्बन का इमिशन कम होगा। जो कार्बन छोड़ा वो कार्बन आया, जमा हो गया। तो ये जो है इथेनॉल बर्न्स क्लीनर एंड प्योर पेट्रोल। इथेनॉल जो है बर्न भी करके ज़्यादा कार्बन नहीं छोड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज, अभी हमको तेल खरीदने के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कंट्रोवर्सी में क्यों है? जो आपको बात की है, लोग बोलता है कि साहब इथेनॉल के कारण हमारा कार का माइलेज घट गया है। हो सकता है घट गया, घट रहा हो, वो तो मुझे भी देखना होगा कि नया पेट्रोल में क्या घट रहा है। हम तो देख रहे हैं कि हमारा तो लगता है घट रहा है। व्हीकल जनरली एक्सपीरियंस लोअर फ्यूल इकोनॉमी, प्योर पेट्रोल से कम देता है। अब जाइएगा ना पेट्रोल पंप में, एक होता है कि प्रीमियम पेट्रोल है, तो प्रीमियम पेट्रोल का माइलेज ज़्यादा होता है। एक ब्लेंडेड पेट्रोल है, उसका माइलेज कम होता है, तो स्वाभाविक बात है, होगा ही। ओल्डर व्हीकल्स नॉट रिकॉग्नाइज E20, उसके कारण क्या होगा? उनका जो है, जब पुराना व्हीकल B5 है, B4 है, ये सब में तो बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। परफॉर्मेंस इश्यू, कंज्यूमर का कंसर्न। इथेनॉल भाई जब हम ले ही रहे हैं तो पेट्रोल चीप होना चाहिए, क्योंकि हमको तो बाहर से मंगाना नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं कर रहा? तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, किसान को फायदा दे रहे हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने की बात हम लोग सोचते हैं, हमारा कंसर्न है। तो E20 में बहुत बड़ा एक्सटेंसिव साइंटिफिक टेस्टिंग हम कर रहे हैं। व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन रिसेंट ईयर्स डिजाइन फॉर E20 कंफर्टेबल B6। यूपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन इससे आ सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग का जो हर दिन का व्यूज या न्यूज में हम लोग क्या करते हैं, 3 या 4 बर्निंग टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या किया है? अभी तो इथेनॉल पे किया है, उससे पहले हम लोगों ने अफगानिस्तान पे किया है, 2 एंगल से किया है अफगानिस्तान पर। उससे पहले हम लोगों ने यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वार को डिटेलिंग किया है। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज की ओर जा रहे हैं। ये आपको मोहम्मद हसन अखुंड, ये चेहरा याद कर लीजिए, मोहम्मद हसन अखुंड। वाई इन न्यूज, हिज गवर्नमेंट हैज बीन इंक्रीजिंग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तालिबान के सरकार के अखुंड जी हैं, ये मोहम्मद हसन अखुंड तालिबान के हैं, और तालिबान डेलीगेशन अभी इंडिया में आया है। तो मोहम्मद अखुंड का नाम आ रहा है, तालिबान का डेलीगेशन आया अभी। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर सिंस 2021, सीनियर तालिबान लीडर, डिफेक्टो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो अखुंड का नाम याद रखिएगा। दूसरा, अभी हम लोग रशिया यूक्रेन की बात किए हैं, वहाँ नाम आ रहा है व्लादिमीर जेलेंस्की। रशिया एंड यूक्रेन, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है 2019 से, फॉर्मर एक्टर और कॉमेडियन रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वार के सेंट्रल फिगर हैं। व्लादिमीर पुतिन, रशिया यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन, रशिया मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, ठीक है। और एक हमारा फ्रेडरिच मेंच, फ्रेडरिच मेंच जर्मनी के चांसलर हैं। कौन है? फ्रेडरिच मेंच, जर्मनी के चांसलर हैं। 2025 से जर्मनी के पोजीशन को उन्होंने, लीडर ऑफ जर्मनी है। तो ये आपका आज का हमारा न्यूज एनालिसिस है। फिर से हम लोग एक बार इसको रिव्यू कर देते हैं कि करना क्या है। करना वही है, रहीम दास का दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचियो, फूल ही फल ही अघाए। नहीं, तैयारी, एक फाउंडेशनल लेवल की तैयारी आपको 10 महीना तक लगातार करनी है। 10 महीना की तैयारी का मतलब होता है कि जिसमें कि आप यूपीएससी के सिलेबस को समझें, उसके हिसाब से अपनी इंग्लिश को ठीक भी रखें। अगर इंग्लिश ठीक नहीं है तो 5-6 महीना इंग्लिश में ही लगा लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है, 5 महीना बाद ही कीजिएगा। लोग 4-4 अटेम्प्ट में यूपीएससी निकालते हैं, हम तो 2 अटेम्प्ट निकालने की बात करते हैं। तो इंग्लिश पहले ठीक कर लीजिए, उससे बड़े फायदे होंगे। अगर नहीं ठीक कर पाइएगा फंस जाइएगा। इंग्लिश का कम से कम लेवल 1 तो कंप्लीट कर लीजिए। हमारे पास हम लेवल 1 कोर्स डेवलप कर रहे हैं, तो इस लेवल 1 कोर्स के बाद आप कम से कम इंग्लिश समझने लगिएगा, इंग्लिश सुनने लगिएगा, इंग्लिश बोलने लगिएगा, इंग्लिश लिखने लगिएगा। मतलब कि वो लेवल 1 के बाद इतना हो जाएगा, इतना काफ़ी है इंडिया के लिए। फिर लेवल 2 है तो थोड़ा सा बेटर लिखिएगा, वो करते करते वो भी हो जाएगा। लेवल 3 मतलब न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिखने लगिएगा आप, उस लेवल पे आप चलिएगा कि न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल एडिटोरियल टाइप का लिखने लगिएगा। लेवल 4 तो मतलब कि आप कोई भी कैट एग्जाम दीजिए, जीमेट दीजिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट दीजिए, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका लेवल हो जाएगा। तो 4 लेवल का हम इंग्लिश डेवलप कर रहे हैं, उस पर वर्क करीब करीब हो गया है और चल रहा है उसको, है ना। तो ये 4 लेवल है इंग्लिश का। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा 4 लेवल तक पहुँचने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये जो है इंग्लिश एक बार हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो एक साधे सब साधे, फिर आपको यूपीएससी का 8 महीना का फाउंडेशन कोर्स 10 महीना मैक्सिमम कर लीजिए। साथ में व्यूज और न्यूज भी करते रहिए, ताकि आपका दिमाग बढ़ता जाएगा कि हाँ भाई जो पढ़ रहे हैं उसका सब्जेक्ट के साथ जुड़ाव भी है। और उसके बाद क्या करना है, कोई एग्ज़ाम लिखिए, सोचिए कि हमको आईएएस ही बनना है, हमको दूसरा एग्ज़ाम सोचना ही नहीं है। तो क्या करना है, फरवरी महीना में 14 फरवरी 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में पीटी का फॉर्म निकलेगा। फॉर्म भर दीजिए, बोलिए कि अब हम आईएएस का तैयारी शुरू करते हैं। पहले से मत बोलिए हम आईएएस कर रहे हैं, पहले से क्या कर रहे हैं, अभी 6ठा से 12वें के बीच का जो चीज़ स्कूल में छूट गया उसको हम पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 6th से 12th के बीच में जो हमें पढ़ लेना था, वो जो हम नहीं पढ़ पाए, हमारे गार्जियन ने ऐसे स्कूल में डाल दिया है, हमने ऐसी सरकार चुन ली, हमने इस तरह की व्यवस्था बना ली कि जो नहीं हो पाया उसको हम फिर से अपने से ज्ञान मिल गया, अब हम कर रहे हैं। तो आप कर लीजिए। तो क्या आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 6ठा से 12वां को फिर से पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब फॉर्म भर लीजिएगा मार्च महीना में, तब बोलिए अब हम आईएएस का पीटी का तैयारी कर रहे हैं। और आप कितना टाइम मिलेगा, मार्च, अप्रैल और आधा मई, 2.5 महीना। 2.5 महीना में इतना अगर आप कर लिए हैं तो मैं आपको इतना टेस्ट दिलवाऊंगा तो 78 मार्क्स तो कुछ भी नहीं है। इस बार 78 पे हुआ है, 100 मार्क्स आप ले आइएगा आराम से, आपका पीटी निकल जाएगा। फिर क्या करना है, फिर आपको क्या मिलेगा, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना में इतना टेस्ट दिलवाएंगे कि आपका जो है मेंस निकल जाएगा। फिर आपका कितना क्या बचेगा, अप्रैल तक इंटरव्यू होता है, फिर 1 महीना में इंटरव्यू का आपका तैयारी करा देंगे, इंटरव्यू हो जाएगा। तैयार होकर जाइए एलबीएसएन में कीजिए, हो ही जाना है। क्योंकि आज का जो मार्क्स का पैटर्न है, उस मार्क्स के पैटर्न में हम लोग को उस हिसाब से तैयारी करने वाले बच्चे मिलते नहीं है। और जो हैं बेचारे बच्चे जानते तो हैं, उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट कंफ्यूज कर देता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको पहले दिन से ही आईएएस की तैयारी कराने लगता है, और गार्जियन उसी तरीके का माइंडसेट का है। तो बेसिक चीज़ समझ गए, यही हमें करना है। तो माइंड, और हम लोग का जो रिसोर्सेज है वो कहाँ कहाँ है, टेलीग्राम में है और ऐप में है। ऐप पे थोड़ा काम भी हो रहा है अभी, और ऐप जुड़ लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पूरा रिसोर्सेज मिल जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या करना है, जो भी आपके पास वीडियो क्लिपिंग्स आता है उसको लोगों में फैलाइए, ताकि बिहार में एक एजुकेशन का रिफॉर्म शुरू हो सके, क्योंकि ये रिफॉर्म की बहुत बड़ी ज़रूरत है बिहार को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।